नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ के लिए मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपके न केवल प्री के लिए बल्कि सीजीएल मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि न्यू पैटर्न में 30 प्रश्न मैथमेटिक्स के आने हैं। 30 मिनट में करने होंगे। ये 40 प्रश्न यहाँ पे मैंने इसी वजह से करवा दिए। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 20-20 क्वेश्चन का सेट, तो प्री और मेंस दोनों के लिए उपयोगी होगा। आज दिवाली के दिन मैं आपको पढ़ने पे मजबूर कर रहा हूँ, इस वजह से, क्योंकि हो सकता है आज अगर आप पढ़ें तो अगली दिवाली आप किसी ऑफिस में बैठे हो, किसी ट्रेनिंग सेंटर में हो, या आपकी सैलरी वाला मीटर शुरू हो चुका हो। तो उसके लिए इस दिवाली को एंजॉय करें, साथ में 40 प्रश्न कर लें, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और 40 प्रश्न में 1 घंटे लगेंगे। पेन कॉपी उठा लें और कर लें एक बार 40 प्रश्न। अगली दिवाली पे आपके कंधे पे सितारे हो, या आप किसी मिनिस्ट्री में बैठे हो, या आपकी जो ड्रीम पोस्ट है वो लेके बैठे हो, ये मेरी बेस्ट विशेष है। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। शुरू करते हैं मीटर अपने पेन कॉपी का। और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लें, और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लें। चलो शुरू करते हैं। थोड़ा पॉल्यूशन आ रहा होगा, नॉइज पॉल्यूशन, इस वजह से, क्योंकि इंट्रो में बाद में बाहर बैठ के घर पे गाँव पे रिकॉर्ड करूँ, इस वजह से आवाज़ आ रही होगी। कहा गया 2 व्यक्ति हैं, एक ही फर्म में काम करते हैं और उनकी सैलरीज की जो रेशियो है वो 3:5 है। कहा गया पहला व्यक्ति जो है वो 1 साल बाद प्रमोशन हो जाता है उसका, और उसकी सैलरी जो है वो 1/3 इंक्रीज हो जाती है अपने फ्रेंड की सैलरी की। तो कहा गया अब उनकी सैलरी का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, कहा गया 2 व्यक्ति कार्य कर रहे थे कहीं किसी कंपनी में, सेम कंपनी में, और उनकी सैलरी का अनुपात 3:5 था। यानी कि अगर एक 3 पाता था तो दूसरा 5 पाता था। ठीक है, 3 रुपये अगर एक पाता था तो दूसरा 5 पाता था। ऐसे देखिएगा, अगर एक 30 रुपये पाता था तो एक 50 पाता था। यानी अगर मैं कहूँ कि एक 90 पाता था तो दूसरा 150 पाएगा। 30 से गुणा कर लीजिए, यानी अगर एक 90 पाता था तो दूसरा 150 पाता था। अब कहा गया कि पहला जो फ्रेंड था वो क्या करता है, प्रमोशन पा जाता है 1 साल बाद, जिससे उसकी सैलरी जो है वो 1/3 से बढ़ जाती है। किसके 1/3 से? 150 का 1/3, यानी 50 से बढ़ जाती है। 50 से बढ़ेगी यानी कि 90 में 50 ऐड हो जाएगा, यानी अभी उसकी सैलरी हो जाएगी 140। उसके फ्रेंड की उतनी ही रहती है, वो प्रमोशन नहीं पाता तो वो 150 पे ही रहता है। कहा गया अब उनकी सैलरी का अनुपात निकालिए। आपने कहा सर 0 कट गया, आपका आंसर आ गया 14:15। ये प्रश्न आपके एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। इस टाइप के प्रश्न, डेटा आपको चेंज मिल सकता है, लेकिन सेम टाइप का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, मैं एग्जाम में जैसे करना है वैसे करवाऊंगा। आप लोगों को अगर समझना है तो बेसिक मैंने बहुत डिटेल में करवाए हैं, टॉपिक वाइज बेसिक। आप जाके टॉपिक वाइज बेसिक देख सकते हैं। सीजीएल के भी टॉपिक वाइज सॉल्व करवाए हैं पेपर, चाहे 18 हो, चाहे 19 हो, चाहे सीपीओ 18 हो, चाहे सीपीओ 19 हो, सबके टॉपिक वाइज भी कंपाइल करके सॉल्व करवा दें, तो वो भी देख सकते हैं, हेल्पफुल होगी। और वीडियो का समय ना बढ़ाइएगा, प्लेबैक स्पीड 2 कर लीजिएगा। ठीक है, तेजी से देखिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट, जहाँ पे कॉन्सेप्ट फंसता दिखे उसको वहाँ पे स्पीड नॉर्मल करके देख लीजिए। ठीक है, कहा गया ये शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट एट 80 रुपीज लेस, देन ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कहा गया एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है, यानी कि अगर वो 100x का खरीदता है तो वो 120x का बेचता है। ठीक है, कुछ भाई कहेंगे x क्यों मानते हैं, अभी मैं बता रहा हूं क्यों मानते हैं। ठीक है, कहा गया अगर उसने 20% कम में खरीदा होता, यानी 100x का ना खरीद के 80x का खरीदा होता, और कहा गया कि कितने का बेचा होता, 80 रुपये कम का, यानी अभी कितने का बेचा होता, 120x माइनस 80 का बेचा होता, तो कहा गया उसका 25% का प्रॉफिट होता। अच्छा एक चीज बताइएगा, अगर 80x पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि इसका 5/4 गुना बराबर हो जाएगा इसके। अरे 25% प्रॉफिट लेने का मतलब इसके 5/4 गुना पे बेचा गया। अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 100x बराबर, अरे 4 से 20, 20 पंचे 100 बराबर 120x माइनस 80, यानी 20x बराबर 80, यानी x बराबर 4। तो आपसे क्या पूछा गया, कहा गया कॉस्ट प्राइस बताइए, तो 100x माना था, यानी कि 400 हो गया। अब देखिएगा, मुझे नहीं लगता x मानने से समय ज़्यादा लगा आपका, तो क्यों ना x मान के 1 सेकंड ज़्यादा लग जाए, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ करें। आप कोई ऐसी ट्रिक सीख के जाएं जो एग्जाम से 1 दिन पहले सीखें और जाके वहाँ पे अप्लाई ना कर पाए, तो उस ट्रिक का फायदा ही क्या हुआ, समझ रहे हो। अगले प्रश्न गया है, कहा गया ये रिक्शा डीलर वाइज 30 रिक्शाज फॉर RS 4725, यानी कि 30 रिक्शा वो खरीदता है 4725 रुपये। कहा गया ऑफ दिस 8 आर 4 सीटर्स, यानी 8 जो हैं वो 4 सीट वाले हैं और रिमेनिंग 2 सीटर हैं, यानी 22 2 सीटर हो गए।
कहा गया वो 4 सीटर को किस दाम पे बेचे कि अगर वो इसके 3/4 पे 2 सीटर्स को बेचे तो ओवरऑल उसे 40% का फायदा हो। ध्यान से देखिएगा, आपको टोटल 4725 पे 40% का फायदा चाहिए, यानी बेचना वो कितने में चाहता है, 4725 के कितने में, 4725 के कितने में, 7/5 में, यानी 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 चौको यानी कि 945 गुणे 7 तो 7 5 35, 7 चौको 28, 3 31, 7 9 63 और 3 66, यानी वो 6615 रुपये में बेचना चाहता है। अब अगर हम माने कि 4 सीटर को x रुपये में बेचता है तो 8 4 सीटर है यानी 8 × 4x, हम मान लेते हैं 4x में एक 4 सीटर को बेचता है, तो 4 सीटर को 4x में तो 2 सीटर को x में बेचना पड़ेगा, कितने 3x में, क्योंकि इसके 3/4 पे बेचना है, यानी 8 को 4x पे प्लस 22 को 3x पे बेचने के बाद उसे कितना मिलता है 6615। ठीक है, यानी यहाँ से आपका हो जाएगा, सॉल्व करिएगा तो 32 और 66 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 32 और 66, तो ये आपका हो जाएगा 8 98x। सही चल रहे हैं हम लोग, अरे 32 और 66 कितना हो जाएगा 66 और 30 96 और 2, ठीक है 98x इज इक्वल टू कितना हो गया 6615। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो अगर तो 7 से काट दीजिए 14 आ गया, 7 से काटेंगे तो आपका 945 आ जाएगा, अभी हमने गुणा किया था तो 945 आया था, यानी x बराबर कितना हो गया, या यहाँ से आपके आप 7 से फिर से डिवाइड कर दीजिए तो 2x बराबर हो गया, 7 से काटेंगे 7 × 9 7 2 24 7 या 21 7 5 35, यानी 2x बराबर 135 हो गया। आपसे पूछा गया था 4 सीटर को कितने में बेचा जाए, 4 सीटर आपने 4x माना था तो 2x अगर 135 है तो 4x कितना हो जाएगा 135 दूना 270, यानी कि हमें कितने में बेचना चाहिए 270 में बेचना चाहिए। समझ आ गया। कहा गया द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज Rs 1 रुपीज द सम ऑफ मनीज। कहा गया कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 4% वार्षिक ब्याज की दर पे किसी निश्चित धन के लिए अंतर जो है वो 1 रुपये है, आपसे धन पूछा गया। ध्यान से देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 8% पर एनम इज इक्वल टू कितना होता है, अगर हमारा प्रिंसिपल P हो P × R/100 का होल स्क्वायर, ये बराबर दिया गया है 1, यानी P बराबर हो जाएगा 100/R का होल स्क्वायर। R की वैल्यू है 4 तो 100/R यानी 25 का स्क्वायर, यानी कि P की वैल्यू हो गई 625। आपका आंसर 625। अगला प्रश्न बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का है, इसमें कुछ करना नहीं है। कहा गया √2 + √3 / 3 √2 - 2 √3 इज इक्वल टू x + y √6, तो आपसे x एंड y की वैल्यू पूछी गई। ठीक है, अब आप इसमें एक काम कर सकते हैं, √6 नीचे कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा √3 - √2, और अगर आप चाहें तो कॉमन ना भी लीजिए। अच्छा, हम ले लेते हैं कॉमन, तो √6 कॉमन ले लीजिए यहाँ नीचे, तो ये आपका हो जाएगा √2 + √3 / √6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 - √2। अब √3 + √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, यानी ये ऊपर हो जाएगा √2 + √3 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा a² + b² + 2 √6 डिवाइडेड बाई √6 इंटू ये कितना हो जाएगा √3 + 2 इंटू √3 - 2 यानी कि 1, यानी ये हो गया 5 + 2 √6 / √6। अब √6 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, काम खत्म हो जाए, यानी ये हो गया 12 + 5 √6/6, यानी ये हो गया 2 + 5/6 √6। ठीक है, और ये बराबर आपको दिया गया x + y √6, x + y √6, यानी x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 5/6 हो गई। आपसे यही तो पूछा गया था, x की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, और अगर आप चाहते तो 3 √2 + 2 √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, रेशनलाइजेशन करने के लिए, लेकिन √6 से अगर आप कॉमन ले ले रहे हैं तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो खुश मत होइएगा, क्योंकि सारे लोग ये प्रश्न करेंगे, तो अगर आप नहीं कर पाते तो रैंक में पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर कर ले जाते हैं तो भीड़ में सही से खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपका रैंक नहीं डिसाइड करते, हाँ रैंक कम बेकार करवा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ा आसान सा प्रश्न है। कहा गया x + 1/x, यहाँ पे इफ लगा लीजिएगा, इफ x + 1/x इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 5 + 1/x पावर 5। देखिएगा यहाँ पे 2-3 चीज़ें सिंपल चीज़ें यूज होंगी। कहा गया x पावर 5 + 1/x पावर 5 निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर x पावर 5 + 1/x पावर 5 निकालना है तो इसकी वैल्यू होती है x² + 1/x², ब्रैकेट में इसके इंटू में लगा देंगे x³ + 1/x³
और इसमें से घटा देंगे x प्लस 1/x घटा देंगे, x प्लस 1/x घटा देंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पता है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x अगर 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 7। अगर मैं बात करूँ x क्यूब प्लस 1/x³ की तो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 कि x प्लस 1/x अगर m होता है तो x क्यूब प्लस 1/x³ m क्यूब माइनस 3m होता है, यानी 3 का क्यूब 27 माइनस 3m यानी 27 माइनस 9 यानी ये हो जाएगा 18। आपका ये है 7, ये है 18, ये है 3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 7 गुणे 18 माइनस 103 यानी 126 माइनस 3, सॉरी मेरे मुंह से 103 निकल गया, तो 126 माइनस 3 यानी कि 123 आपका आंसर हो गया। यानी आपको यहाँ पे कुछ फार्मूले जो जानने जरूरी थे कि x प्लस 1/x अगर k हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होता है, k स्क्वायर माइनस 2, और x क्यूब प्लस 1/x³ कितना होता है, k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k। बस इतने फार्मूले जानने जरूरी थे, आपका क्वेश्चन हो जाए। कहा गया राम वॉक्स 40 किलोमीटर एट 5 किलोमीटर पर आवर, ही विल बी लेट बाई 1 आवर एंड 20 मिनट्स। यहाँ पे इफ लगा दीजिएगा कि अगर राम 40 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे से की स्पीड से जाता है तो वो 1 घंटे 20 मिनट देरी से पहुँचता है। कहा गया अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे से जाए तो वो फिक्स टाइम से कितना जल्दी पहुँच जाएगा। देखिएगा यानी 40 किलोमीटर चलाना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटे। और जब उसे 8 घंटे लगते हैं तो वो 1 घंटे 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी जो यूजुअल टाइम लगना चाहिए वो इससे 1 घंटे 20 मिनट कम, यानी इससे 1/3 घंटे कम लगना चाहिए। यानी लगना कितना चाहिए, 6/2/3 घंटे, 6/2/3 घंटे। अच्छा, अब कहा गया कि अगर वो 8 के स्पीड से जाता है तो वो कितना जल्दी पहुंच जाएगा, 40 जाएगा 8 के स्पीड से तो लगेंगे 5 घंटे। लगता था उसे यूजुअल टाइम जो उसका है वो 6/2/3 घंटे है, लेकिन अब वो ले रहा है 5 घंटे, यानी कि कितना कम ले रहा है, 1/2/3 घंटे, यानी 1/2/3 घंटे पहले पहुंच जाएगा, यानी 1 घंटे 40 मिनट पहले पहुंच जाएगा। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो ये प्रश्न ऐसे होंगे, CHSL का लेवल कुछ ऐसा होगा कि प्रश्न 1-2 को छोड़ के बाकी ओरली आप कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल एग्जाम का लेवल यही रहेगा। अगर आप इस लेवल पर तैयार हैं तो बिल्कुल डरना बंद कर दीजिए। कहा गया ए सुपर फास्ट ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली स्टेशन एंड रीचेस आगरा 30 मिनट लेट व्हेन इट मूव्स विद 80 किलोमीटर पर आवर एंड 48 मिनट्स लेट when it goes 60 किलोमीटर पर आवर। कहा गया द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशंस इज। कहा गया कि एक ट्रेन है सुपर फास्ट ट्रेन जो दिल्ली से आगरा के बीच रन करती है। मान लेते हैं दिल्ली से आगरा के बीच की डिस्टेंस अगर d हो तो d को अगर वो 80 से जाती है तो कितना समय लगेगा, d/80, क्योंकि आपको पता होगा टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और कहा गया ये जो है वो यूजुअल टाइम से, यानी t अगर यूजुअल टाइम होता तो उससे 30 मिनट लेट आती है, यानी कि 1/2 आवर लेट पहुंचती है। टी से 1/2 आवर ज़्यादा लेगी तभी तो लेट पहुंचेगी। और कहा गया अगर 48 से किससे जाती, अगर वो 60 से जाती, यानी डी को अगर वो 60 से तय करती तो उसे कितने का देर हो जाता, यानी टी से वो 48 मिनट लेट, यानी कि 4/5 घंटे ज़्यादा लेती। तो आपसे कहा गया कि डिस्टेंस निकालनी है, यानी डी निकालनी है, तो आपको बेसिकली करना क्या है, इसमें से इसको घटा देना है। तो अगर आप घटाएंगे या आप उल्टा करिए, dy/60 में से dy/80 घटाइए तो एलसीएम आप ले लीजिए, तो नीचे आएगा 240, ऊपर आ जाएगा 4d - 3d, यानी कि हो जाएगा d/240 इज इक्वल टू 4/5 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4/5 में से 1/2 घटा लीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा 3/10। ये कट गया, यानी d इज इक्वल टू है 72 किलोमीटर्स। d इज इक्वल टू कितना है, 72 किलोमीटर्स। d इज इक्वल टू यहाँ पे 72 कर लीजिएगा, 72 किलोमीटर्स। समझ आ गया। यानी कि टोटल डिस्टेंस आपकी है 72 किलोमीटर। आप एक बार फिर से सॉल्व कर लीजिए, dy/60 - dy/80, एलसीएम लिया आपने 240 हो गया। तो 240 होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 से गुणा, यहाँ पे 3 से, तो d/240 इज इक्वल टू 4/5 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/10, 0 कट गया, यानी d इज इक्वल टू 72 किलोमीटर्स। कितना हो गया, 72 किलोमीटर्स। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा क्या गया 18 वीमेन वर्किंग 9 आवर पर डे टू कंप्लीट 30% ऑफ वर्क इन 30 डेज। कहा गया द रेस्ट वर्क इज डन बाय 9 वीमेन वर्किंग 9 आवर पर डे, देन वर्क विल बी डन इन हाउ मेनी डेज। ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा गया कि 18 वीमेन, शुरुआत में 18 औरतें, यानी M1 की संख्या दी गई है 18,
ठीक है। अच्छा, कितने घंटे, H1 कितना दिया गया है, H1 इज इक्वल टू दिया गया 9 घंटे प्रतिदिन करते हुए, ठीक है। डेज कितने लगे हैं, 30 दिन लगे हैं। और कितना कार्य हुआ है, यानी W1 इज इक्वल टू कितना दिया गया, 30%, 30%, ठीक है। अच्छा, अभी आदमियों की संख्या, औरतों की संख्या कितनी है, 9 वीमेन कार्य कर रही हैं। कितने घंटे प्रतिदिन, कितने घंटे प्रतिदिन कर रही हैं, अरे 9 घंटे प्रतिदिन कर रही हैं। आपको कितने दिन लगेंगे ये पूछा गया है और आपको दिया गया है कि कितना कार्य करना है, 70%, 70%, अरे 30% हो चुका है तो 70% करना है। अभी इसको मौखिक भी मैं करवा दूंगा। तो आपको पता है M1D1 H1 अपान W1, यानी M1D1 H1 यानी 18 गुणे 9 गुणे 30 बटे W1 यानी 30 बराबर होता है M2D2 H2 अपान W2। 9 9 9 2 यानी ये 60 हो गया, 60 में 30 से भाग होगा 2 हो जाएगा, 2 का 70 में गुणा होगा 140 आ जाएगा, 140 डेज, 140 डेज। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। अच्छा, ऐसे भी कर सकते थे, देखिएगा आपको पता है 9 वीमेन 9 घंटे पर दिन कार्य करती हैं, यानी आपको दिया गया था कि 18 वीमेन 9 घंटे पर दिन कार्य करते हुए 30% 30 दिन में, 30% 30 दिन में मतलब 1% एक दिन में, 1% एक दिन। कितनी औरतें, 18 औरतें, 18 औरतें जब वर्किंग आवर समान है यहाँ भी तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, यानी 18 औरतें 1% काम एक दिन में करती हैं, यानी 9 औरतें 1% काम 2 दिन में करेंगी। अरे 18 औरतें अगर 1% काम एक दिन में करती हैं तो 9 औरतें 1% काम 2 दिन में। और करना कितना है, 70%, 1% 2 दिन में 70%, 140 दिन में। बात बराबर। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इस वजह से करवाना मैंने जरूरी समझा। कहा गया कि आउट ऑफ 11 पर्सन्स 10 पर्सन स्पेंट Rs35 ईच फॉर देयर मील। कहा गया कि 11 व्यक्ति थे जिसमें से 10 लोगों ने प्रत्येक ने 35 रुपये अपने खाने पे खर्चा करा। कहा गया 11th वन स्पेंट Rs40 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल ऑफ 9, द टोटल मनी स्पेंट बाई ऑल ऑफ देम इज। कहा गया कि जो 11वां व्यक्ति है वो जो एवरेज खर्चा हुआ है उससे 40 रुपये ज़्यादा खर्च करता है। तो आपसे कहा गया कि टोटल कितना रुपया खर्चा हुआ है। ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं 11 आदमी x रुपये के औसत से खर्च करते हैं, तो 11x वो खर्च करते हैं, जिसमें आपको पता है कि 11वां आदमी तो औसत से 40 रुपये ज़्यादा खर्च करता है, यानी x + 40 वो अकेले खर्च करता है। और 10 आदमी 35 मिला के यानी 350, ये लोग 10 जन मिल के 350, और 11वां x + 40 यानी 11 लोगों का खर्चा ये भी है, 11 लोगों का खर्चा ये भी है, ठीक है। अब आप x को इधर ले आइए, यानी 10x = आपका कितना हो गया मेरे भाई, 350 + 40 यानी 390, यानी x बराबर हो गया 39। अब आपसे कहा गया कुल खर्चा कितना है, तो 11x निकालना है, यानी x बराबर 39, तो 11x बराबर 429 हो जाएगा। अरे 11 चौको 44, यानी 440 में से 11 घटा देंगे, 429 रुपये हो जाएगा। बात बराबर, सी ऑप्शन करेक्ट। ये प्रश्न ले लीजिएगा। अच्छा, आपको लग रहा होगा बहुत आसान नहीं है भाई, यही लेवल है आपके एग्जाम का, आप जाके देखिएगा ना 17, 18, 19 के पेपर्स, समझ आ जाएगा। कहा गया इन एन एग्जामिनेशन 34% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स में कितने लोग फेल होते हैं, 34%, ठीक है। और कहा गया 42% इंग्लिश में फेल होते हैं, इंग्लिश में भी मान लेते हैं 42% फेल होते हैं, मान क्या लेना है, दिया ही गया। कहा गया इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, यानी कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों में, यानी इंटरसेक्शन दिया गया है आपको, कितना परसेंट है, 20%। तो आपसे कहा गया कि कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जो दोनों में पास होते हैं। आपको पता है मैथमेटिक्स में 34% स्टूडेंट फेल हुए हैं, इंग्लिश में 42% फेल हुए हैं, और मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मिला के 20% फेल हुए हैं, मतलब जो दोनों में फेल हुए हैं, मिला के नहीं, दोनों में फेल। तो हम निकाल लेते हैं कि कुल फेल कितने हुए, यानी M यूनियन E निकाल लेते हैं। इसका मतलब होगा कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मिला के कुल कितने फेल हुए हैं। तो आप सेट थ्योरी का जानते होंगे फार्मूला कि M यूनियन E = होता है M + E - M इंटरसेक्शन E, यानी आपका हो जाएगा M + E। 34, 42, 76 में से 20 घटेगा 56, यानी कि 56% स्टूडेंट टोटल फेल हुए हैं। 56% अगर फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, 44%। तो यही आपसे पूछा गया था कि कितने लोग दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो आप कहेंगे 44%। समझ आ गया, 44% लोग पास हुए। ये जो संख्या आई है M यूनियन E, ये है किसी ना किसी, मतलब चाहे वो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो चाहे दोनों में, हम कुल मिला के फेल निकाल रहे हैं। कि हम मान लेते हैं कि जो लोग
एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गए वो फेल ही हो गए कम्प्लीटली। तो ऐसे आपका 56% 100 में से घट जाएगा। जब 100 लोग हैं टोटल हम मान लेते हैं और 56% लोग ऑलरेडी फेल हो चुके हैं तो पास कितने हुए 44%। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया अमित गॉट थ्राइस एज मेनी मार्क्स इन मैथ्स एज इन इंग्लिश, यानी कि मैथ्स में वो इंग्लिश से 3 गुना ज़्यादा नंबर पाता है। यानी इंग्लिश में अगर वो x पाता था तो मैथमेटिक्स में वो 3x पाता है। x से बड़ा प्यार है मुझे क्योंकि मैंने इसी से करके 193 अचीव करा है। तो मुझे लगता है कि वो 50-50 2-3 बार प्री में जितने प्री दिए हैं CPO हो CGL हो, तो मुझे लगता है कि इससे आप भी कर सकते हो और टाइम भी कम लगता है। तो कमांड बनाइए। कहा गया प्रोपोर्शन ऑफ हिज मार्क्स इन मैथ्स एंड हिस्ट्री इज 4:3। ध्यान से देखिएगा कि मैथ्स और हिस्ट्री का जो आपका अनुपात दिया गया है, मैथ्स और हिस्ट्री का, वो दिया गया 4:3। तो आपसे कहा गया इफ टोटल मार्क्स इन मैथ्स इंग्लिश एंड हिस्ट्री आर 250, व्हाट आर हिज मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश के मार्क्स यानी x की वैल्यू निकालें। देखिएगा मैथ्स में आपने माना है 3x, अगर मैथ्स बराबर 3x है यानी 4:3x है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 2.25x। यानी कि अगर 4 बराबर 3x है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 2.25x। आपको दिया गया मैथ्स इंग्लिश और हिस्ट्री के मार्क्स टोटल करिए तो 3 1 4 और 6 6.25। अरे 3 1 4 और 2.25 यानी कि 6.25x बराबर आपको दिया गया है 250। काटिए यहाँ से, यहाँ 2 जीरो बढ़ाइए, 25 से काटेंगे तो ये आपका 1000 हो जाएगा, 25 से काटेंगे यानी ये 40 हो जाएगा। कितना हो गया 40। अब आपसे पूछा क्या गया है इंग्लिश के मार्क्स, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे 40, क्योंकि x बराबर 40 माना था, बात बराबर। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे गलत है, x प्लस जेड स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। अब कहा गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर अपान एक्स प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इसकी बूंदियाँ एक तरह से उड़ाई जा सकती हैं। एक्स बराबर वाई बराबर जेड पुट कर दीजिए, यानी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, और तीनों की वैल्यू 1 1 ले लीजिए, तो यानी कि हो गया 1/2। अरे 1 + 1 2 का स्क्वायर, 4 में से 1 घटेगा 3, प्लस यहाँ पे भी ऐसे 1/3 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे भी 1/3 आ जाएगा, 1/3 1/3 1/3 1 हो गया। कहा क्या गया अगले प्रश्न में, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। कहा गया ए एंड बी आर सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स विद रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, वेयर ए बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सी इज द सेंटर ऑफ अनदर सर्कल विद रेडियस x सेंटीमीटर विच टचेज ईच ऑफ एबव सर्कल्स एक्सटर्नली। ए सी बी 90 डिग्री दिया गया है, तो आपसे x की वैल्यू पूछिए। एक सर्किल है बीच वाला और वो दोनों को, बाकी जो बचे हुए दोनों हैं उनको टच करता है, और ऐसा नहीं दिया गया बाकी कोई सर्किल टच नहीं करता, मतलब बचे हुए दोनों को, ठीक है, एक ही टच करता है। अब अगर ये टच करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ये लंबाई होगी, ये यहाँ पे थोड़ा सा फिगर गलत बना हुआ है, ये जो आपका अगर टच करते हैं इनके सेंटर को मिलाएंगे तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उधर से ही होके जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको पता होगा कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 9 है, इतना x है, तो ये 9 + x इस साइड की लंबाई हो गई, इधर 14 + x, ये 25 है, तो ट्रिपलेट लगा दीजिए, यानी 25 का स्क्वायर बराबर बचेगा क्या 9 + x का स्क्वायर प्लस 14 + x का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे, 25 का स्क्वायर किसके ट्रिपलेट में आता है। आप कहेंगे कि अगर हम इसको किसी जुगाड़ से 20 बना दें, इसको किसी जुगाड़ से 15 बना दें, तो आपको पता है 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर होता है। तो आप कहेंगे 9 + x बराबर अगर 15 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर 6 यहाँ पे रखेंगे तो ये भी 20 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हो गई 6। और आपसे निकालने को क्या कहा गया था x की वैल्यू। कितना आसान सा प्रश्न था। अब कुछ लोग इसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करने चले जाएंगे, मैं नहीं गया। आपका दिमाग अगर क्लिक कर गया तो आप कोई क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, कोई अदरवाइज अगर नहीं क्लिक किया तो देर भी हो सकती। कहा गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगॉन्स इज 5:6, यानी कि जो 2 समबाहुभुज हैं उनमें भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 दिया गया है। और कहा गया उनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका जो रेशियो है वो 24:25 है। तो आपसे कहा गया नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी। आपको पता होगा कि अगर n साइड हम किसी में माने, वैसे यहाँ पे 5 और 6 के अनुपात में, यानी एक में 5n साइड्स हो जाएंगी तो एक में 6n हो जाएंगी। थोड़ा सा राइटिंग बिठा के लिखूँ 5n एंड 6n। और आपको ये भी पता होगा कि इफ़ ये पॉलीगॉन या इफ़ ये रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ n साइड्स, अगर एक रेगुलर पॉलीगॉन के पास n साइड्स होती हैं तो उसका इंटीरियर एंगल कितना होता है n-2/n × 180 डिग्री। तो अगर ऐसे 5n वाले के लिए बात करें तो 5n - 2/5n × 180 डिग्री,
और ऐसे 6n के लिए बात करें तो हो जाएगा 6n माइनस 2/6n इंटू 180 डिग्री, और इन दोनों का अनुपात दिया गया आपको 24/25। बस काम खत्म हो गया, n की वैल्यू निकालनी है। ये कट गया, ये कट गया, n की वैल्यू ऐसे ऐसे कट गई, यानी 6 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे, यानी आपका बचेगा 24/25 बराबर 6/5 इंटू 5n/2 5n माइनस 2 अपॉन 6n माइनस 2। 5 से ये 5 कट गया, 6 से ये 4 कट गया, यानी 4/5। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 4 6 24 में से 25, यानी कि n बराबर हो जाएगा 8 और 10 यानी कि 2, n बराबर 2 हो गया। n बराबर 2 रख के चेक कर लीजिए, अरे n बराबर 2 रखेंगे 10 में से 2 घटेगा 8 और यहाँ पे कितना बचेगा 10, तो 8 और 10 का अनुपात 4:5, यानी n बराबर 2 हो गया। अब n बराबर 2 हो गया तो नंबर ऑफ साइड्स 5n 10 6n 12, तो यही आपका आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया अगर LM AB NO तीनों पैरेलल हों तो आपसे ANO की वैल्यू पूछी गई, ANO की वैल्यू पूछी गई। ध्यान से देखिएगा, इसको कुछ इस तरह से AB को मिला दीजिए, AB को इस तरह से मिला दीजिए। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या दिया गया है, LM जो है वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। LM किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, ये करने की क्या ज़रूरत थी, ये भी ख़त्म। ऐसे देखिए, LM को ऐसे ड्रा कर दीजिए, 1 मिनट, ये ड्रा हो गया। अब देखिए, आपको पता है कि LM और NO जो है वो पैरेलल हैं, यहाँ पे फर्जी डेटा दिया गया, LM जो है वो NO के पैरेलल है। आपको पता होगा कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो अगर एक लाइन से इसको काटेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम बात करें, ये लाइन रही होगी हमारी, इधर 55 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, आप देखिए ये वाला कोण अगर 55 हो जाता है तो ये वाला कोण भी 55 होना चाहिए, यानी ये वाला कोण, यानी आप कहेंगे कि 30 + x 55 के बराबर होगा, यानी 30 + x बराबर 55 हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया, 25 हो गया। ये देखिए, इस तरह से ये गया, इस तरह से ये गया, आपका ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा, बात बराबर। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखिएगा, बहुत ही सड़ा हुआ प्रश्न है। कहा गया कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद P = 90 डिग्री एंड एरिया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। आइसोसेलेस मतलब क्या होता है, समद्विबाहु, यानी कि जिसमें दो भुजाएं समान हो। अच्छा, P = 90 डिग्री, ऐसे कुछ ड्रा करिएगा, ये P है, ठीक है, 1 मिनट, P की तरह दिखना चाहिए। ये 90 डिग्री भी है, ये हम मान लेते हैं Q है, ये मान लेते हैं R है। यानी आपको पता होगा कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, यानी ये दोनों भुजाएं समान हो सकती हैं, ठीक है। अब आपसे कहा गया, आप मान लीजिए कि अगर ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, यानी ये A हो गया तो ये भी A हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया कितना दिया गया, आपसे कहा गया ये, अच्छा ये A है, ये A है, तो ये कितना हो जाएगा, √2A। कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, √2A। एरिया कितना होता है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी A × A² = दिया गया आपको 32, यानी A बराबर कितना हो गया, 64 का वर्गमूल, यानी कि 8। निगेटिव वाला ले नहीं सकते क्योंकि लेंथ ऑफ साइड है। अब आपसे कहा गया पेरीमीटर निकालिए, तो पेरीमीटर आराम से निकल आएगा, कैसे, A + A 2A और प्लस √2A, यानी कि 2A यानी कि 16 प्लस √2A यानी 8√2। आपका आंसर कितना हो गया, 16 + 8√2, बात खत्म। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया x sin थीटा y cos थीटा का सम जो है वो z है, तो x cos थीटा - y sin थीटा की वैल्यू निकालिए। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको मानिए c, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो x² sin² थीटा प्लस x² cos² थीटा, x² कॉमन ले लिया तो बचा sin² थीटा प्लस cos² थीटा जिसकी वैल्यू 1 प्लस y² cos² थीटा प्लस y² sin² थीटा, y² कॉमन ले लीजिए तो बचेगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, यानी बचेगा x² + y², और यहाँ पे आएगा 2xy sin थीटा cos थीटा प्लस का, यहाँ पे आएगा 2xy sin थीटा cos थीटा माइनस का, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और ये बराबर आ जाएगा z² + c², यानी यहाँ से हमारा c² बराबर हो जाएगा √ में x² + y² - z², या हम अगर c की बात, सॉरी c² नहीं, थोड़ा सा हम गलत लिख रहे हैं यहाँ पे, 1 मिनट, मुंह से कुछ और निकल रहा है, लिख कुछ और रहा हूँ। c² बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, x² + y² - z², या हम c बराबर कर सकते हैं √ का x² + y² - z²। ये कैसा आएगा, प्लस माइनस, तो x² + y² - z² कहाँ पे है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
ये देखिएगा बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए इस तरह से वैल्यूज दे दी गई हैं। कहा एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू बी सेक थीटा साइन फाई, जेड इज इक्वल टू सी टैन थीटा। आपसे वैल्यू पूछी गई एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। इसमें कुछ है नहीं प्रश्न में। वैल्यू पुट करिए एक्स की, तो एक्स की अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ए कट जाएगा, यानी आपका एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। ऐसे y की वैल्यू जो पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई, और माइनस जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बस खत्म हो गया। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई जिसकी वैल्यू हो गई 1, यानी बचा कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 हो गई। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 5/3, तो आपसे पूछा गया वैल्यू साइन थीटा के तुनुन। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको सीधे सीधे याद आना चाहिए कि सर कंपोनेंडो डिविडेंडो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो C&D रूल क्या कहता है कि अगर A/B इज इक्वल टू C/D हो तो अगर इधर अंश में हर को जोड़ेंगे यानी A प्लस बी करेंगे तो इधर भी अंश में हर को जोड़ना पड़ेगा, और इधर अंश में से अगर हर को घटाएंगे अगर A माइनस बी कर रहे हैं तो इधर भी वही करना पड़ेगा, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कर दीजिए, तो अंश में हर को जोड़िए तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, अगर अंश में से हर को घटाएंगे 2 tan थीटा इज इक्वल टू 5 5 में से 3 जाएगा कट गया, सेक थीटा अपान tan थीटा यानी 1 अपान कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये बराबर दिया गया 4 कट गया, यानी कि 1 अपान साइन थीटा इज इक्वल टू 4 यानी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4। बात खत्म, समझ आ गया। The difference between itself and its reciprocal is 25% of the sum of itself and its reciprocal. By how much percentage correct to one decimal place is the fourth power of the number greater than its square. ठीक है, कहा गया कि एक संख्या जो एक से बड़ी है उसका और उसके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है यानी a माइनस 1/a, ठीक है, a माइनस 1/a, ये कहा गया कि ये 25% है यानी 1/4 है किसका, सम ऑफ इटसेल्फ यानी कि ये संख्या और इसके रेसिप्रोकल के सम के, यानी a माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ a प्लस 1/a। और कहा गया बाई हाउ मच परसेंटेज इज द फोर्थ पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर, यानी कि a के पावर 4 जो है वो a स्क्वायर से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, यही आपसे पूछा गया। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखिए a वाले टर्म को अगर एक साइड में लाए तो हम कहेंगे a माइनस a/4 इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/4 है, ये तो हो जाएगा, यानी आपका हो गया 3a/4 इज इक्वल टू 5/4 है, 4 कट गया, यानी आपका यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 15, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3। अब अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3 आ गया तो आप कह सकते हैं कि a पावर 4 कितना हो जाएगा, यानी a पावर 4 यहाँ से हो जाएगा 25/9, 25/9। अब आपसे पूछा क्या गया, कहा गया 5/3 से 25/9 कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 5/3 से 25/9 कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो आप देखिएगा कैसे करेंगे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन अब बन जाएगा। यानी कि आपसे पूछा गया 5/3 से 25/9 कितना प्रतिशत ज़्यादा है, बस सॉल्व कर लीजिए। यानी आपका ये कितना हो गया, देखिएगा 25/9 माइनस 5/3 बटे 5/3 गुणे 100, यही तो हो जाएगा। 5/3 से काट दीजिए 1, ये 5/3 हो गया, यानी हो गया 5/3, यहाँ पे कितना आ गया 5/3 माइनस 1 यानी 2/3 गुणे 100, यानी कितना आ गया 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% यानी 66.7%। समझ आ गया, 66.7% आपका आंसर हो गया। समझ आया ना। अगले प्रश्न पे देखिएगा, पहला ही प्रश्न बहुत सुंदर सा है। कहा गया एक संख्या और इसके जो व्युत्क्रम है उसका जो अंतर है, मतलब संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर जो है वो संख्या और उसके व्युत्क्रम के योग के 25% के बराबर। हम मान लेते हैं संख्या अगर a है तो आपको दिया क्या गया a माइनस 1/a इज इक्वल टू 25% बोले तो 1/4 ऑफ इसका सम a प्लस 1/a का, यानी आप कह सकते हैं 3a/4, a वाले को एक साइड में ले तो a माइनस a/4 बचेगा, यानी 3a/4 इज इक्वल टू आपका बचेगा 1/4a प्लस 1/a यानी कि 5/4a, 5/4
4a ऐसे बचेगा। यानी आप देख पा रहे होंगे 4 कट गया, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ गया 5/3। ए स्क्वायर बराबर आ गया 5/3, ए स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर। अब आपसे कहा गया कि बाई हाउ मच परसेंटेज इज द फोर्थ पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया फोर्थ पावर संख्या का फोर्थ पावर क्या हो जाएगा, ए पावर 4। ये पूछा गया संख्या के स्क्वायर यानी ए स्क्वायर से कितना ज़्यादा है। अब आप देखिएगा, अगर आपको निकालना है कि ए पावर 4 ए स्क्वायर से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो आप कहेंगे ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और गुणे 100 कर देंगे, यही तो हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं ए स्क्वायर से अगर यहाँ कॉमन ले ले तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे पावर 2 बचेगी, यानी आपको बचेगा ए स्क्वायर माइनस 1 गुणे 100, इतना प्रतिशत हो जाएगा। अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू है 5/3, तो 5/3 माइनस 1 यानी 2/3 ऑफ 100% यानी 66.7%। आपका आंसर कितना हो गया, 66.7%। समझ आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इनसाइड द सर्किल। अब ध्यान से देखिएगा, एक फिगर में ड्रा कर रहा हूँ। ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएँ, एक ए बी है एक सी डी है, और दोनों एक दूसरे को कुछ इस तरह से हम मान लेते हैं। ये आपका ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं, जो इंटरसेक्ट करती हैं ओ पे इनसाइड सर्किल, ठीक है। अब कहा गया ए बी बराबर 10, ए बी की लंबाई 10 दी गई है, सी ओ बराबर 1.5, सी ओ बराबर 1.5 है, डी ओ बराबर 12.5, डी ओ बराबर 12.5, और आपको दिया गया ए बी बराबर 10, ए बी बराबर 10, यानी कि अगर ये एक्स है ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अब आपसे कहा गया कि ए ओ और बी ओ का अनुपात निकालना है। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है ए बी और सी डी अगर किसी वृत्त की दो जीवाएँ हैं वो ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ए ओ इंटू ओ बी बराबर होता है सी ओ इंटू ओ डी, पुट कर दीजिए वैल्यू, यानी ए ओ एक्स इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया सी ओ कितना है 1.5 इंटू ओ डी कितना है 12.5। अच्छा, अब देखिएगा आप, अच्छा हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिएगा, यानी हम यहाँ से 1.5 गुणे 12.5 को ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 2.5, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि आपका हो गया, ये हो गया 1.5 गुणे 5 यानी कि 7.5 और गुणे 2.5 यानी ये हो जाएगा 2.5 गुणे 7.5, यानी आप लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 माइनस 2.5, यानी आपका x इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 माइनस 2.5 हो गया। यानी यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका आ गया x इज इक्वल टू 2.5, यानी आपसे पूछा गया कि AO और BO में से जो लार्जर और स्मॉलर का अनुपात है, यानी AO और BO का अनुपात क्या होगा, यानी x अनुपात 10 माइनस एक्स निकालना है, तो x की वैल्यू हो गई 2.5, 10 माइनस एक्स की वैल्यू हो गई 7.5, यानी इसका अनुपात कितना हो गया 1:3। लेकिन आपसे कहा गया लार्जर और स्मॉलर का निकालना है, यानी आप निकालेंगे BO अनुपात AO, तो BO अनुपात AO कितना हो जाएगा 3:1। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि AO इंटू OB इज इक्वल टू CO इंटू OD, बस इतना सा याद रखना था। कहा गया प्रेजेंट एज ऑफ आराधना एंड आद्रिका इज इन द रेशियो ऑफ 3:4। कहा गया जो आराधना को मैं n लिख रहा हूँ, आराधना को n और आराद्रिका को मैं k लिख ले रहा हूँ। इनकी प्रेजेंट एज का अनुपात है 3:4, यानी ये अगर 3x की है तो ये 4x की है। क्योंकि 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 2:3 था। 5 साल पहले इसकी आयु कितनी होगी 3x माइनस 5 और इसकी आयु कितनी होगी 4x माइनस 5, और ये अनुपात आपको कितना दिया गया था 2:3। तो आपसे कहा गया आराधना की प्रेजेंट एज क्या होगी, आराधना यानी कि n की एज निकालनी, यानी आपसे 3x पूछा गया। देखिए आपको पता है ये 2:3 के अनुपात में थे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, अरे 3x माइनस 5 5 साल पहले इसकी आयु थी आराधना की, और आराद्रिका की कितनी थी, सॉरी आद्रिका की कितनी थी 4x माइनस 5, इसी का अनुपात 2:3 दिया गया। 3 से इधर गुणा यानी 9x माइनस 15 इज इक्वल टू 8x माइनस 10, यानी आपका 9x माइनस 8x यानी x इज इक्वल टू 5 हो गया। तो आपसे क्या कहा गया, आराधना की वर्तमान आयु यानी कि 3x आपसे निकालने को कहा गया था, यानी 15 वर्ष आगे। समझ आ गया। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कहा गया 18.43 गुणे 18.43 माइनस 6.57 गुणे 6.57 बटे 11.86, ये पूरे के बट्टे हैं, ध्यान से देखिएगा ये पूरे के बट्टे हैं, ठीक है। अब इसको निकालना है आपको, ठीक है। तो आप कहेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी आपका हो जाएगा 18.43 माइनस 6.57 यानी 11.86 और प्लस
18.43 और 6.57 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ इंटू होगा, इंटू 25 बटे 11.86, कट क्या रहा है, आपका आंसर कितना आ गया 25। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ए जो है वो 2 आर्टिकल्स खरीदता है 200 और 300 रुपये का और उनको 5% और 10% के लाभ पे बेचता है, तो उसका ओवरऑल गेन परसेंटेज क्या होगा। आपका हूबहू ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। कहा गया 200 रुपये की पहली वस्तु, 300 की दूसरी वस्तु, पहली वस्तु पे 5% यानी 10 रुपये इस पर कमाता है और इस पर 10% यानी 30 रुपये इधर कमाता है, यानी ओवरऑल वो कितना कमाता है 10, 30, 40। कुल उसकी पूंजी कितनी लगी, 200 प्लस 300 500, यानी 500 पे अगर वो 40 कमाता है तो कितना परसेंट हुआ। आप कहेंगे 500 का 40 बटे 500 गुणे 100, 100 से 500 कट गया, 5 हो गया, 5 से 40 में भाग करेंगे 8%। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखिएगा। कहा गया 10 डिजिट नंबर 2y6000000z8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24। आपको संख्या दी गई है 2y6 1 2 3 4, जीरो अलग अलग लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 0 फिर z फिर 8, ये 24 से डिविजिबल है। ये किससे डिविजिबल है 24। अब अगर ये संख्या 24 से डिविजिबल है यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल होगी और 8 से भी डिविजिबल होगी। कोई संख्या अगर 24 से डिविजिबल है तो 2 संख्याओं से डिविजिबल होगी, 3 से भी और 8 से भी। मतलब वैसे 6 से भी हो सकते हैं, लेकिन 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 8 का अलग अलग है, इस वजह से मैं 3 और 8 के फैक्टर में तोड़ रहा हूँ। अब आपको पता है कि कोई संख्या 8 से अगर डिविजिबल है तो उसके लास्ट 3 डिजिट ऐसे होने चाहिए जो 3 से कट रहे 8 से कट रहे हों। तो आपको पता है कि अगर 0z8 से बनने वाली संख्या हमारी 8 से कट रही है, यानी z की जगह पे अगर हम 1 रखें कटेगा नहीं कटेगा, z की जगह पे 2 रखें तो 28 बनेगा, 8 से कटेगा नहीं, z बराबर 3 रखें 38 कटेगा नहीं, z बराबर अगर हम 4 रख रहे हैं तो हमारा 48 बन रहा है जो कि 8 से कट जा रहा है, यानी z की वैल्यू तो 4 हो गई। अब हमारी संख्या क्या बन के आ गई, आप कहेंगे हमारी संख्या बन के आ गई 2y600000048, ये संख्या बन। अब ये संख्या किससे और कटनी चाहिए, ये संख्या हमारी 3 से कटनी चाहिए। 3 से कटने का नियम क्या है, संख्या के सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटने चाहिए, यानी कि 8 4 12 6 18 2 20। y की क्या ऐसी वैल्यू हो जो ये 20 प्लस y जो है वो 3 से कटने लग जाए। तो आप कहेंगे y बराबर क्या रख सकते हैं, 1 रख देंगे, y बराबर 4 रख सकते हैं, y बराबर 7 रख सकते हैं। तो ये 3 वैल्यू रखने पे क्या हो जाएगा, हमारी संख्या 3 से कटने लग जाएगी। तो कहा गया आपसे, लेकिन आपको ध्यान से देखना है, आपके पास आ गया y की 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 1 4 और 7, और z की आपको ऑलरेडी 4 मिल चुकी है, लेकिन आपसे लीस्ट वैल्यू पूछी गई y प्लस जेड की, तो z की तो फिक्स वैल्यू है 4। अब y की अगर y प्लस जेड की लीस्ट वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हमें y की वैल्यू लीस्ट रखनी पड़ेगी, यानी सबसे कम। y की सबसे कम वैल्यू क्या है 1, तो y बराबर 1 रख देंगे, z बराबर 4, तो y प्लस जेड कितना आ जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अगर y बराबर 4 लेते z बराबर 4 तो इसकी वैल्यू होती 8, y बराबर अगर 7 लेते और z बराबर 4 तो इसकी वैल्यू हो जाती 11, लेकिन सबसे छोटी लेनी थी, इस वजह से हमने y बराबर 1 लिया और हमारा y प्लस जेड निकल के आ गया 5। ये प्रश्न आपके CHSL एग्जाम में पूछा भी गया है। कहा गया 1088 संख्याओं का जो एवरेज है वो 0 है। अच्छा, अगर किन्हीं संख्याओं का मतलब मान लो 1088 रियल नंबर्स का एवरेज जो है, एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम बटे संख्याओं की संख्या, यानी 1088। अगर एवरेज 0 है, 1088 का इधर गुणा हो जाएगा, यानी सम सभी संख्याओं का 0 हो जाएगा। अब अगर सभी 1088 संख्याओं का सम 0 है तो कहा गया कि कितनी संख्याएं निगेटिव हो सकती हैं। ध्यान से देखिएगा, हम मान लेते हैं कि 5 संख्याएं हैं जिनका सम 0 है। अब कहा जाए अधिकतम कितनी संख्याएं निगेटिव हो सकती हैं, तो आप कहेंगे अगर पाँचों निगेटिव हो जाएंगे तो उनका सम कितना हो जाएगा, निगेटिव में कोई वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर हमें 0 करवाना है तो हम कह सकते हैं 4 संख्याएं मान लेते हैं निगेटिव हैं, यानी -1 -1 -1 -1 -1 बराबर लें या अलग लें, ऐसे देखिए -1 -2 -3 -4, ये 4 संख्याएं हो गई। और पाँचवीं संख्या को अगर मैं 10 मान लूँ तो इन सबका योग 10 +-1 +-2 +-3 +-4, यानी कि 4 3 7 दोनों 1 10 माइनस का 10 प्लस का ये कट के 0 दे देगा। यानी अगर n संख्याओं का, आप ध्यान से देखिएगा, अगर n संख्याओं का सम जो है वो 0 है तो मैक्सिमम कितनी संख्याएं निगेटिव हो सकती हैं, n-1। यानी अगर 1088 संख्याओं का योग 0 के बराबर है तो मैक्सिमम कितनी संख्याएं 0 के बराबर हो सकती हैं, 1088 - 1 यानी 1087। ठीक है। कहा गया द
टू डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 14 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर, अगर पेरीमीटर क्या होगा। आपको ध्यान रखना है कि रोम्बस के लिए व्हाट द रिलेशन बिटवीन देयर डायगोनल्स एंड साइड, तो आप कहेंगे उनके डायगोनल और साइड के बीच का रिलेशन होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। यहाँ पे d1 और d2 क्या है, डायगोनल्स हैं किसके, रोम्बस के। अब आपको पता है कि डायगोनल्स दिए गए 14 और 48, यानी कि 14 का स्क्वायर हो गया प्लस 48 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, या हम कहें 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर। अब 2 के स्क्वायर से भाग करेंगे तो बचेगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, यानी 7 24, 7 और 24 और 25 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी a की वैल्यू हो गई 25। अब अगर a बराबर 25 हो गया तो आपसे कहा गया था पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, परिमाप पूछा गया था, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स ऑफ 25 यानी 100 हो गया। परिमाप कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न देखिएगा, कहा गया ये सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 years वाज 5/4 टाइम्स द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 3 years, द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज। कहा गया कि कोई धन अगर साधारण ब्याज पे इन्वेस्ट किया जाता है तो 5 साल में जितना हो जाता है, वो वही धन अगर हम 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते तो उस पर जितना धन बन के आता है उसका 5/4 गुना। यानी कि अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं R% ब्याज की दर से, तो 5 साल में 100 + 5R हो जाएगा और 3 साल में 100 + 3R हो जाएगा। और इसका 100 + 5R कितना गुना है, 5/4 गुना। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, यानी आपका हो गया 400 + 20R इज इक्वल टू 500 + 15R, यानी कि 5R इज इक्वल टू कितना हो गया, 5R इज इक्वल टू 100, यानी R इज इक्वल टू कितना आ गया, 20%। R इज इक्वल टू 20%। समझ आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर टू इट्स रेसिप्रोकल ऑफ इट्स क्यूब इज इतना। तो कहा गया व्हाट इज द नंबर, कहा गया एक संख्या के वर्ग और इसके व्युत्क्रम के क्यूब, यानी कि 1/a के क्यूब, इसका अनुपात दिया गया 243/16807। तो आपसे पूछा गया a की वैल्यू। अब a² 1/a क्यूब यानी a⁴ इज इक्वल टू 3 से काट दीजिए तो ये हो गया 81/3 से काटेंगे 56, 3 से नहीं कट रहा है, अच्छा 7 से कट रहा है, ये किससे कट रहा है, 243, यानी a⁴ इज इक्वल टू आ गया आपका 243/16807, 16807। अब आप देख पा रहे होंगे 16807 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, 7 के पावर 5 है, और 243 3 के पावर 5 है, यानी a के पावर 5 बराबर 3/7 के पावर 5, यानी a बराबर हो गया 3/7। अब आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता चला 7 के पावर 5, ये याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं याद रखना है, आपको दिख रहा है कि 3 एक बार बीच मतलब हर में दिया गया और 3 के पावर 5 आपको पता है 243, यानी ये नहीं हो सकता। अब ये नीचे वाला 7 के सब में 7 हर में है, यानी ये 7 के पावर 5 होगा, और ऊपर आपको पता ही है। कहा गया ये डीलर हैज़ 1000 kg ऑफ शुगर, ही सेल्स ए पार्ट ऑफ 8% प्रॉफिट एंड रेस्ट ऑफ इट एट 18% प्रॉफिट, द ओवरऑल प्रॉफिट ही अर्न्स इज 14%, व्हाट इज द क्वांटिटी विच ही सोल्ड एट 18% प्रॉफिट। कुछ पार्ट कहा गया 8% पे बेचता है, कुछ पार्ट 18% पे, जो मिक्सचर है आपका वो ओवरऑल प्रॉफिट 14% का होता है। तो आपसे कहा गया कि कितना किलोग्राम वो 18% लाभ पे बेचता है। आपको पता है 8 और 14 अंतर लेंगे 6 आ जाएगा, 18 और 14 अंतर लेंगे 4 हो जाएगा, अनुपात यही हो जाएगा, यानी 8% पे जितना बेचा गया और 18% पे जितना बेचा गया। आपको बस मिक्सचर मेथड लगानी है, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 8% और 18% पे बेचे गए धन का मतलब शुगर का अनुपात 2:3 है। तो आपसे कहा गया 18% वाला निकालना है, यानी आपको दिया गया कि आपको पता है कि 2:3 के अनुपात में 8% 18% वाला है, यानी 18% वाला 3 बटे आउट ऑफ 2 3 5, यानी 3/5 हिस्सा किसका, 1000 का, यानी कितना 5 दूना 10 यानी 600। समझ आ गया। अच्छा, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो CGL 19 का मैंने और CPO का CGL 18 का सबका टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया, आप जाके चैप्टर वाइज देख लीजिएगा, डिटेल में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको। कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब इसमें तो सीधे सीधे वैल्यू पुट करना था। cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2 प्लस sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस tan स्क्वायर 30 1/3, यानी आपका हो गया 4 4 8 प्लस 1/2 धन 1/3 यानी 5/6,
तो 8 छक्के 48, 5 53/6 आपका आंसर हो गया। 53/6 आंसर हो गया। समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप ऑप्शन से करिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में मैंने कुछ गलत दिया है, यहाँ पे डेटा आप चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन से पुट करिएगा। अब जैसे थीटा बराबर 90 पुट करिए, तो यहाँ पे √3 इंटू कॉसेक 90 की वैल्यू 1 प्लस साइन 90 1, यानी √3 + 1, ये 1 के बराबर होगा नहीं, यानी 90 नहीं हो सकता। 30 डिग्री अगर हम पुट करेंगे तो √3 इंटू कॉसेक 30 की वैल्यू 2 और प्लस 1/2, ये 1 के बराबर होगा नहीं। अगर हम 45 पुट करें, 45 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू √2 प्लस 1/√2, ये 1 के बराबर होगा, ये भी नहीं होगा, यानी 45 भी नहीं हो सकता। आप 60 पुट कर दीजिए तो √3 इंटू कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 और प्लस √3/2, ये 1 के बराबर होगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी 60 भी खत्म, यानी आपका ई ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। अगर 1 है तो इसमें से नन ऑफ दिस। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि ऑप्शन गलत है कि कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। ये देखिएगा, कहा गया एन आर्टिकल हैविंग मार्क्ड प्राइस 900 वाज सोल्ड फॉर दिस वन आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। फर्स्ट डिस्काउंट वाज 20%, व्हाट वाज द परसेंटेज रेट ऑफ सेकंड डिस्काउंट। देखो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, मैं बस कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो बता रहा हूँ। तो बेसिक देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पे बस आपके जो समय बचा हुआ है उसको यूटिलाइज कैसे करें, कम समय में ज़्यादा कुछ कैसे रिवाइज करें, इसीलिए मैं ये सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा 900 रुपये की वस्तु थी, 648 रुपये में बेची गई। ठीक है, पहला डिस्काउंट 20% का, 900 की वस्तु 20% डिस्काउंट, यानी कि इसके 4/5 पे बेची गई, यानी पहला डिस्काउंट मिला, तो उसके बाद ये हमारी वस्तु कितनी हो गई 720 की। अब इस पे कुछ डिस्काउंट दिया जाता है और हमारी वस्तु 648 की हो जाती है। अगर 720 पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं और हमारी वस्तु 648 की हो गई, तो डिस्काउंट कितना है 720 माइनस 648, यानी 72 रुपये का। डिस्काउंट कितने का हो गया 72 रुपये का। कितने रुपए का 72 रुपये का। 720 पे 72 रुपये का डिस्काउंट, यानी कितने %? 10%। तो ये है ओरिजिनल आपका एक्चुअल एग्जाम पेपर लेवल। और इससे अगर परे कोई कुछ आपको पढ़ा रहा है तो वो चूतिया बना रहा है, आपका काट रहा है। ठीक है, ध्यान रखें। ये सिंप्लीफिकेशन का है, ये आपको खुद करना है। एक्स की वैल्यू जो भी निकलेगी कोई ज़रूरी नहीं है ऑप्शन मैच करे, आप सॉल्व करिएगा। 10 की पावर -3 है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, एक मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। कहा गया, आपको मैं थोड़ा सा रूल बता दे रहा हूँ कि बोर्ड मास का रूल कैसे लगता है। पहले आप ब्रेकेट सॉल्व करते हैं। कौन सा ब्रेकेट? पहले स्मॉल ब्रेकेट, पहले अगर लाइन ब्रेकेट है तो लाइन, फिर स्मॉल, फिर करली ब्रेकेट, फिर बिग ब्रेकेट, और फिर उसके बाद ऑफ जहाँ जहाँ रहेगा वो सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, एंड देन एट लास्ट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कहाँ पे ऑफ है। आपको पता है सबसे पहले ब्रेकेट सॉल्व करेंगे तो 7/3 में अगर हम 7/5 से भाग करेंगे तो आपका कितना मिल जाएगा 5/3। अरे 7/3 गुणे 5/7 कर देंगे, यानी ये आपका मिल जाएगा 7 कट जाएगा, यानी आपका 5/3 बचेगा। अब 5/3 ऑफ 5/4 लिखा है, यानी कि 25/12, यानी इतना कट के हो जाएगा आपका 25/12, और इसमें से 17/12 घटेगा, यानी बचेगा 8/12 प्लस 1/9 डिवाइडेड बाई 7/3 है, तो यानी डिवाइडेड बाई 7/3 को गुणे में करके 3/7 लिख दीजिए, प्लस 2/7 धन 1/6। अब आप देखिए 3 से 1 कट गया, 3 हो गया, यानी 8/12, यानी ये 2/3 लिखा हुआ है, प्लस 1/21 लिखा हुआ है, प्लस 2/7 लिखा हुआ है, प्लस 1/6 लिखा हुआ है। हर का एलसीएम ले लीजिए तो ये 42 हो जाएगा। यहाँ पे 14 से गुणा यानी 28, यहाँ पे 2 से गुणा ये 2, यहाँ पे 6 से गुणा यानी ये 12, यहाँ पे 7 से गुणा यानी ये 7। 7 12 19 2 31 और 28 59/42 आपका आंसर आ गया। 8 2 10 2 12 7 19 और 2 1 3 1 4, सॉरी ये 49/42 आया। 49/42 आया। 49/42 में 7 से काट देंगे, 7 6 42, 7 7 49, यानी आपका आंसर हो गया 7/6। समझ आ गया। ये प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में है नहीं वैसे कुछ, लेकिन प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगर 3x + 1 का होल क्यूब प्लस x - 3 का होल क्यूब प्लस 4 - 2x का होल क्यूब प्लस 6 × 3x + 1 × x - 3 × x - 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखिएगा। अगर हम 6 वाले टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दें तो इतने की वैल्यू हो जाएगी -6 टाइम्स ऑफ 3x + 1 x - 3 x - 2। ठीक है, अच्छा अब एक काम और करते हैं, यहाँ से -2 उठाते हैं और -2 का गुणा किधर कर देते हैं इधर, यानी यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 3x + 1, यहाँ पे बचेगा x - 3, और यहाँ पे -2 का गुणा होगा तो -2 × -2 यानी 4, और -2 × x यानी -2x। अब आप ध्यान से देखिए,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो तो आपको पता है क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए, यानी ये हो गया 3x प्लस 1 प्लस x माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यानी आप सॉल्व करिए तो 3x और x, 4x में से 2x घटेगा 2x और 4 1 5 में से 3 घटेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी 2x इज इक्वल टू -2, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई -1। x की वैल्यू कितनी हो गई -1। अच्छा एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए, आपको पता है 3x x और -2x यानी 3x, ये 2x बचा, 4 1 5 में से 3 घटेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -1। समझ आ गया? यानी आपको बस पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया द प्लेटफॉर्म ऑफ ये स्टेशन 400 मीटर लॉन्ग स्टार्ट्स एग्जैक्टली वेयर द लास्ट स्पैन ऑफ द ब्रिज 1.2 किलोमीटर लॉन्ग एंड्स। यानी एक ब्रिज है जहाँ पे खत्म होता है, यहीं से एक पुल शुरू होता है, प्लेटफॉर्म शुरू होता है। ये 1200 मीटर का है, ये 400 मीटर का है। एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, ये 1200 मीटर का है, ये 400 मीटर का है। ठीक है, अब आपसे कहा गया हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ दिस वन टेक टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ द स्पैन ऑफ द ब्रिज एंड द फार एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म। यानी कि इस डिस्टेंस को, इतने डिस्टेंस को एक 200 मीटर लंबी ट्रेन कितनी देर में तय करेगी। आपको पता है ये प्लेटफॉर्म, ये पुल की लंबाई, ये ब्रिज की लंबाई, ये आपके प्लेटफॉर्म की लंबाई। आपको पता होगा कि कुल दूरी उसे कितनी ट्रेवल करनी है, 1200 400 1600, यानी 1600 मीटर का अगर हम एक ही पार्ट माने, हम मान लेते हैं ये कोई एक सुरंग है जिसमें आपका ब्रिज भी आता है, जिसमें आपका प्लेटफॉर्म भी आता है। यानी 1600 मीटर की लंबाई 200 मीटर वाली लंबाई वाली ट्रेन को तय करना है, तो उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस d बराबर हो जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस टोटल लेंथ इट हैज़ टू कवर, यानी 200 प्लस 600 यानी 1800 मीटर उसे कवर करना है। ठीक है, स्पीड कितनी दी गई, 72 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए तो 72 गुणे 5/18 यानी आपका हो गया 5 चौको 20 मीटर पर सेकंड। उसे चलना है 1800 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड चल रही है, यानी टाइम कितना लगेगा 1800/20 यानी 90 सेकंड का, और 90 सेकंड को हम 1.5 मिनट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया ABC इज सिमिलर टू DEF एंड देयर पेरीमीटर्स आर 60 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB इफ D इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आपको पता है दोनों ट्राइंगल्स, अगर ट्राइंगल ABC की बात करें, ये सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो आपको पता है उनके पेरीमीटर्स का अनुपात, यानी ABC का पेरीमीटर बटे DEF का पेरीमीटर, यानी आप कह सकते हैं 60/48। ये अनुपात जो होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं ये बराबर हो जाएगा AB/DE। अब आप कह सकते हैं यहाँ से 8 किससे कट रहा है, ये कट रहा है 12 से, तो 12 पंचे 60, 12 चौको 48, यानी 5/4 बराबर AB/DE। यानी आप कह सकते हैं 5/4 बराबर हो गया AB/9, यानी यहाँ से हमारा AB बराबर हो गया 9 गुणे 5/4 यानी कि 45/4, यानी कि 45/4 बोले तो 45/4 बोले तो ये आपका हो गया 11.25, 11.25। यहाँ पे 11.25 एक ऑप्शन कर लीजिएगा। यानी आपको दिया गया था ABC और DEF के पेरीमीटर जो है वो किस अनुपात में है, 5:4 के अनुपात में है। यानी आप कह सकते हैं AB/DE बराबर 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब AB/DE अगर 5/4 है तो AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 × 5/4 यानी कि 45/4, यानी आपका हो जाएगा 11.25। देख लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। बाकी आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सीखना था वो ये था कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो पेरीमीटर्स का अनुपात होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है, दैट्स ऑल। ठीक है, और दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेट। कहा गया सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर उस किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए गए। आपको पता होगा कि अगर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हैं, ठीक है, x3 y3, तो इसके जो सेंट्रॉइड होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा x1 + x2 + x3 y3 और y1 + y2 + y3 y3, ये कोऑर्डिनेट होगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है यानी सेंट्रॉइड का निर्देशांक होता है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिएगा
तो 2 5 7 3 10, 10/3 1 का कोऑर्डिनेट हो गया, और 1 2 3 4 7/3 1 का कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये आपका 10/3 7/3 बहुत ईजी से क्वेश्चन है, लेकिन आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं। तो आप